वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम 10th क्लास में रसायन विज्ञान के कुछ अपने आवश्यक पैरामीटर्स जो है उनके बारे में बात कर रहे थे। कल हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा का अध्ययन किया था और उसके बाद हमने बात की थी परमाणु की। परमाणु को कैसे पहचान कर सकते हैं, उसके अलावा किसी अणु में परमाणु की संख्या कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी परमाणु के प्रतीकों का निर्धारण कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज उससे आगे अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये कक्षाएं आप जितनी ज्यादा लोगे आपको रसायन विज्ञान में उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और हम आपसे केवल इतना ही कह सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क चैनल पर पूरे सत्र के लिए क्लासें नियमित रूप से मिलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कक्षाएं देखें ताकि आपको 10th क्लास में उच्च क्वालिटी के नंबर प्राप्त करने में आसानी हो। और उसके अतिरिक्त आपको 10th के बाद 11th और 12th में जब आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आप अगर नीट आईआईटी इनके आगे प्रिपरेशन भी करते हो तो उनमें भी आपके ये कक्षाएं बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा कक्षाओं को देखें और इनके नोट्स भी प्रॉपर बनाएं। तो देखो, चुपकर हमने बात कर ली थी परमाणु की पहचान करना, परमाणु की संख्याओं का आकलन करना। तो आज बात करें सबसे पहले परमाणु या एटम के बारे में। तो परमाणु या एटम जो होता है, डाल्टन के अनुसार यह सूक्ष्म अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है डाल्टन के अनुसार। यानी डाल्टन के अनुसार चले तो डाल्टन ने कहा था कि ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा कण होता है, जिस कण को आप और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते, तो वही कण क्या है? एटम या परमाणु है। लेकिन बच्चों, उस डाल्टन के बाद अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज की और उन्होंने अपरमाणविक कणों के बारे में बताया। अपरमाणविक कण, तो इन्होंने बताया आपको अपरमाणविक कणों के बारे में। अगर मैं कहूं अपरमाणविक कण क्या है, तो एक लाइन में इसका जवाब यह है, परमाणु में पाए जाने वाले कण, या ये कहें कि जिन कणों से परमाणु बना होता है उन कणों को कहते हैं अपरमाणविक कण। वे कण जिनसे परमाणु बना होता है या परमाणु में उपस्थित कण अपरमाणविक कण कहलाते हैं। अपरमाणविक कण कहलाते हैं। तो परमाणु जो है, उस परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण जो होते हैं बच्चों, उन कणों को कहते हैं अपरमाणविक कण। जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बच्चों न्यूट्रॉन, ये आपके परमाणु के अपरमाणविक कण होते हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इन अपरमाणविक कणों के आधार पर हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और परमाणु की संरचना को देखें तो बच्चों, परमाणु की संरचना में सबसे पहले बात करें तो परमाणु में एक केंद्र बिंदु होता है। इस केंद्र बिंदु को नाभिक कहा जाता है बच्चों। परमाणु में एक केंद्र बिंदु होता है जिसको क्या कहते हैं? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर, ये जो आपके नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार या दीर्घवर्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार या दीर्घवर्ताकार कक्षाएं होती है। ये रास्ते जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वर्ताकार या दीर्घवर्ताकार, इन रास्तों को कक्षाएं, कक्षा या कोष कहते हैं। इनको कहा जाता है कक्षा या कोष। तो परमाणु की संरचना की बात करें तो संरचना में एक तो क्या होता है? केंद्र बिंदु, जिस केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? नाभिक कहते हैं बच्चों।
ये आपके क्या है, नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर आपको वर्ताकार कुछ रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ सड़कें दिखाई दे रहे हैं, जिनको कक्षा या कोष्ठ कहा जाता है। अब बच्चों इन्हीं के आधार पर देखें तो ये जो नाभिक होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नाभिक के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात करें नाभिक, तो अपने नाभिक क्या है, तो जो नाभिक है परमाणु का वह स्थान, परमाणु का वह स्थान या केंद्र बिंदु, वह स्थान या केंद्र बिंदु या केंद्र बिंदु जिसमें परमाणु का कुल धनावेश उपस्थित होता है, कुल धनावेश उपस्थित होता है। बच्चों नाभिक क्या, परमाणु के केंद्र में उपस्थित, ये जो स्थान दिखाई दे रहा है जिसको हमने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है नाभिक, वो क्या है, परमाणु का वह स्थान या कह सकते हैं परमाणु का केंद्र बिंदु जिसमें परमाणु का कुल धनावेश उपस्थित रहता है। बच्चों आगे हम एक पार्ट है आपके 10th क्लास में जिसमें हम आवर्त सारणी में परमाणु के कुछ गुण है, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी या विद्युत ऋणात्मकता, उनका अध्ययन करेंगे। वहां ये चीजें बहुत ज्यादा आपके काम में आएगी। तो नाभिक परमाणु का ऐसा स्थान जहां परमाणु का कुल धनावेश उपस्थित होता है। देखो इसमें अगर बात करें नाभिक की खोज, तो नाभिक के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया। नाभिक के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र सिद्धांत के अंदर नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसके बाद बच्चों आगे बात करें तो नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं, तो नाभिक में दो परमाणु कण होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो परमाणु के जो अपरमाणु कण है उन कणों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपसे स्थिति पूछे तो वो कहां होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये आपके जनरली आपको नाभिक के बारे में याद रखने वाली बातें हैं। तो नाभिक होता क्या है, परमाणु का केंद्र बिंदु। और इस नाभिक में कण कौन कौन से होते हैं, तो एक कण तो होता है प्रोटॉन और एक कण होता है आपके न्यूट्रॉन। अब बच्चों इसी में बात कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। पहले प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है तो ये नाभिक में उपस्थित एक धनावेशित कण होता है। एक क्या होता है, धनावेशित कण। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। जबकि बात करें बच्चों न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों यह आपके उदासीन कण होता है, एक उदासीन कण। प्रोटॉन पर तो धनावेश पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन कण होता है। अब देखो नाभिक में दो कण है, ये अपने पास जैसे नाभिक है, इस नाभिक में कण है आपके प्रोटॉन और एक कण आपके न्यूट्रॉन। ये दो कण इनमें से एक पर धनावेश है, दूसरे पर कोई आवेश नहीं है, तो उस हिसाब से नाभिक का आवेश कैसा हो गया, धनावेश। और कुल धनावेश, इसके अतिरिक्त परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है बच्चों वो भी परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, कुल धनावेश के अलावा कुल द्रव्यमान। परमाणु का कुल द्रव्यमान केवल और केवल उसके नाभिक में रहता है। तो देखो द्रव्यमान को हम द्रव्यमान संख्या के आधार पर निकाले तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या की बात कर लेते हैं, द्रव्यमान संख्या। और किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो आप एक रिप्रेजेंट करते हो वो निकालने का तरीका आपके न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इसमें ऐड कर देते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो आपको जो कुल मान प्राप्त होता है उस कुल मान को ही
परमाणु का द्रव्यमान नंबर कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यह आपके A इज इक्वल P प्लस N होता है बच्चों, जहां एक तो क्या है द्रव्यमान संख्या है, P प्रोटॉन की संख्या और N क्या है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये देखो अपने पास परमाणु में एक तो नाभिक केंद्र बिंदु होता है और नाभिक के चारों ओर आपको गोल गोल सर्किल दिखाई दे रहे हैं, जो आपके क्या होती है कक्षा या कोष। तो ये हो गया आपके नाभिक कंप्लीट। नाभिक एक स्थान होता है जहां कुल धनावेश और कुल द्रव्यमान उपस्थित रहता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। इस कारण नाभिक भी क्या होता है धनावेश। और किसी भी परमाणु का कुल द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखें तो द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या प्लस दूसरे कण की संख्या, यानी एक तो प्रोटॉन की संख्या दूसरी न्यूट्रॉन की संख्या। आप इनको ऐसे लिख सकते हो। तो A बराबर P प्लस N। अब बात कर लेते हो इसके बाद हम कक्षाओं की। तो बात करें बच्चों कक्षा या कोष की, कक्षा या कोष। तो कक्षा या कोष क्या है? तो बच्चों नाभिक जो होता है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ या रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो कोष या कक्षा क्या है? नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गति करते हैं बच्चों। और कोष या कक्षा के बारे में बताया किसने? तो बोर ने। बोर मॉडल में बोर ने नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ है उन पथ के बारे में बताया। बोर ने ही कोष या कक्षा के बारे में बताया। कोष या कक्षा जिनको बच्चों ऊर्जा स्तर भी कह सकते हो आप, जिनको क्या कह सकते हो? ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो जैसे ये बना दिया हमने नाभिक, ये आपके नाभिक है जैसे, और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ बना देते हैं हम। इन पथ को बोर ने कुछ नाम भी दिए मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करने हेतु। तो पहले इन्होंने नाम दिए वो लिख देते हैं के एल एम और एल। इस प्रकार इन्होंने नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ है उन पथ को दर्शाने के लिए इनके नाम दिए। तो यह आपके कोष या कक्षा है। तो आपसे पूछ ले कोष या कक्षा क्या है? तो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ है, और वर्ताकार पथ जो है इसमें रहते कौन से कण है? तो इनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपसे एक ये भी पूछ ले इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे आपको? कोष में या कक्षा में। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक ऋणावेशित कण होता है। ये क्या होता है? एक ऋणावेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। इन तीन कणों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गतिशील रहते हैं। ये हो गया बच्चों कोष या कक्षा। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कोष या कक्षाओं के बाद किसी भी कक्षा या कोष में, किसी भी कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जो किसी भी कोष, कोई सा भी कोष या कक्षा हो, चाहे वो पहली कक्षा हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे 10वीं हो, किसी भी कोष या कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की यदि हम बात करें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है बच्चों आपके 2n²। किसी भी
कक्षा में, इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोई सी भी कक्षा हो, उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होती है 2n²। जहां n क्या है बच्चों आपके, जहां n बराबर है कक्षा नंबर, कक्षा नंबर, कौन से नंबर की कक्षा की बात करें आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और n के मान की बात करें तो 1 2 3 4 ये आपके कक्षाओं के नंबर होते हैं। तो देखो किसी भी कक्षा में आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और बच्चों कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास परमाणु की स्थिति बनाई थी हमने, ये था आपके पास नाभिक, और ये नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं, ये बनाई थी हमने कक्षाएं, और इन कक्षाओं को हमने नाम भी दिया था। इसको दिया था हमने के, एक को दिया था एल, फिर इसके बाद एक को दिया था एम, एक को एन। तो इन चारों कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा जो कौन सी है के, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो प्रथम कक्षा मतलब n का मान क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। आपको निकालनी क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कौन सा 2n², 2n² आ जाएगा। n का मान कितना अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपके पास पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। किसी भी परमाणु में, चाहे आप पहले नंबर 1 वाले परमाणु में, चाहे आप 10 नंबर वाले तत्वों में, चाहे आप 100 नंबर वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरो, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हो। कम तो जितने अपने पास है वो भरोगे, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही। जैसे समझो आपके पास पानी की एक बोतल है, 1 लीटर की क्षमता है उसकी, तो उस बोतल में आप अधिकतम पानी 1 लीटर ही भर सकते हो। कम तो आप उसको आधी रख सकते हो, आधी से थोड़ी ज्यादा या आधी से थोड़ी कम भी रख सकते हो, लेकिन 1 लीटर की बोतल में आप 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते। वैसे ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब ये उच्चतम संख्या है। कम संख्या तो अगर आपके पास कम है तो आ ही जाएगी। अब बात कर लेते बच्चों इसके बाद दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा को हमने किस नाम से दर्शाया है, एल से। और देखो कक्षा नंबर 2 मतलब एन का मान तो सीधा 2 है अपने पास, वही अपना फॉर्मूला 2n²। तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 इंटू 4 बराबर आ जाएगा आपके 8। तो किसी भी परमाणु में आप दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर भरोगे तो उनकी संख्या कितनी होगी बच्चों 8 होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद बच्चों तीसरी कक्षा की बात कर लेते हैं हम। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो तीसरी कक्षा मतलब n का मान तो सीधा दिखाई दे रहा है 3, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है वो 2n²। n का मान आपको कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दें, और बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे आप 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर उसके बाद चौथी कक्षा में देख लो आप, चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो कक्षा नंबर 4 हो जाएगी, चौथी कक्षा मतलब n का मान क्या आ जाएगा अपने पास, n का मान डायरेक्ट 4 आ जाएगा। उत्तर में अप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16। तो चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन।
ऐसे 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में, किसी भी कक्षा में आप इस फॉर्मूले से अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले। ये तो हो गया बच्चों अपने किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब अधिकतम इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम निकालेंगे तत्वों की संयोजकता। इन्हीं नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और संयोजकता निकालेंगे। तो देखो संयोजकता निकालने से पहले मैं आपको एक हल्का सा नियम बताता हूं, अष्टक नियम। अष्टक नियम बच्चों, अष्टक नियम परमाणु के स्थायित्व को बताने के लिए बनाया था और यह नियम कहता है वे परमाणु या तत्व जिनके बाहरी कोष और बाहरी कोष को संयोजी कक्षा भी कहते हैं बच्चों। बाहरी कोष को क्या कहा जाता है? संयोजी कोष या संयोजी कक्षा। तो वे तत्व या परमाणु जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे स्थायी होते हैं, वे स्थायी होते हैं। यानी अष्टक नियम के अनुसार कौन से एलिमेंट स्टेबल है? जिनके संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 8 हो, वो तत्व क्या है? स्थायी। लेकिन इन्होंने एक शर्त लगाई, इन्होंने कहा यदि किसी परमाणु में एक ही कक्षा है, एक ही कक्षा है, तो जिस परमाणु में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या उपस्थित हो, वे भी स्थायी होंगे, वे भी स्थायी होते हैं या होंगे। यानी इन्होंने कहा कि जिसका अष्टक पूरा अष्टक यानी 22तम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो स्थायी है ही। लेकिन मान लो किसी के संयोजी कोष पहली कक्षा ही है और पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी स्टेबल या स्थायी माना जाएगा। ये बच्चों आपके अष्टक नियम की 2 बातें जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी। स्क्रीनशॉट इसका भी लें। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं संयोजकता की। देखो एक बार हल्का सा वापस बताता हूं परमाणु। ये जैसे अपने पास एक परमाणु है बच्चों, और इस परमाणु में ये जो केंद्र पर आपको आकृति दिखाई दे रही है इसको आप नाभिक कहते हो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर ये जो वृत्ताकार पथ दिखाई दे रहे हैं इनको आप कोष या कक्षाएं कहते हो। इनको क्या कहते हो? कोष या कक्षाएं। लेकिन वो जो इन कोष या कक्षाओं में जो अंदर वाली कक्षाएं होती है या पहले बाहर वाली बात करते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कोष या कक्षा, सबसे बाहरी कोष या कक्षा, इसको कहा जाता है बच्चों संयोजी कोष। सबसे बाहर वाली कक्षा को क्या कहते हैं? संयोजी कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कोष। ठीक है, और इस बाहरी कोष के अतिरिक्त अंदर जो नाभिक के अलावा जो कक्षाएं दिखाई दे रही है, जैसे देखो ये तीनों दिखाई दे रही है आपको, 1 2 और ये 3, तो इन तीनों को आंतरिक कोष या उपांत्य कोष, आंतरिक या उपांत्य कोष किसको कहते हैं? जो आपका परमाणु है उस परमाणु में नाभिक और संयोजी कोष के अलावा जितनी भी कक्षाएं, वो सारी कक्षाएं बच्चों आंतरिक या उपांत्य कोष की कक्षाएं होती है। सबकी सबसे बाहर वाली कक्षा जो है उसको संयोजी कोष कहते हैं, और कक्षाओं के अंदर जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु को नाभिक कहा जाता है। नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने बताया और कक्षाओं के बारे में निल्स बोर ने बताया। ठीक है बच्चों, और एक चीज और देखो,
अब बच्चों ये जो नाभिक है, इस नाभिक और इन आंतरिक कक्षाओं को सम्मिलित रूप से कर्नेल कहते हैं बच्चों। इनको कहा जाता है कर्नेल। तो कर्नेल क्या है? तो किसी परमाणु में संयोजी कोश के अतिरिक्त समस्त भाग, नाभिक एवं संयोजी कोश के अतिरिक्त सभी कक्षाओं को सम्मिलित रूप से कर्नेल कहते हैं। संयोजी कोश या बाहरी, सबसे बाहर वाली कक्षा को संयोजी कोश कहते हैं, और बाहरी कोश के अलावा आंतरिक जितनी भी कक्षाएं उनको आंतरिक या उपांत्य कोश कहते हैं। अब आते हैं बच्चों इसके बाद अब संयोजकता में। अब बात करते हैं कि संयोजकता की। संयोजकता या वैलेंसी की बात करें, किसी परमाणु की संयोजकता या वैलेंसी की बात करें तो बच्चों सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की संयोजकता कहलाती है। एक संयोजकता की परिभाषा तो क्या है? परमाणु जो है उसके सबसे बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों की बात करें तो सोडियम के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन लिखे, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, और आगे लिखते हैं इनकी संयोजकता। तो देखो सोडियम के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं, और एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाली कक्षा में। और इसी आधार पर इनकी संयोजकताएं क्या होती है? सोडियम की संयोजकता 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। एक परिभाषा तो ये है। अगर बात करें तो दूसरी परिभाषा की, तो दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की संयोजकता कहलाती है। परमाणु की संयोजकता कहलाती है। परमाणु की संयोजकता कहलाती है। एक तो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट उसकी संयोजकता है, और दूसरी अष्टक नियम के अनुसार अधिक स्थायी हुआ जिसके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और केवल एक कक्षा है तो 2 है। तो फिर परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत है तो ग्रहण करेगा, और अगर त्यागने की आवश्यकता है तो त्यागेगा। तो उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण किए गए और कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बच्चों उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे एग्जांपल से देखो, अपने पास जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, तो आपको पता है ये आपके इलेक्ट्रॉन बनने के पहले कक्षा में 2 बनते हो, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में आपके आ जाएंगे 50, ये इलेक्ट्रॉन बनते हो। लेकिन कक्षक आएंगे, एक समझाएगा कक्षाओं में कक्षक। कोश एक तो होता है जो आपके कोश या कक्षा जिसे आप कहते हो वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है, ठीक है, और एक होता है जो कक्षक। कोश जो होता है उस कोश में कक्षक वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सर्वाधिक है। इसको ऐसे समझो, कक्षा या कोश तो जैसे आपकी क्लासरूम है, आपका क्लासरूम जो है वो तो आपका क्या है? कोश या कक्षा। और अगर कक्षक की बात करें तो वो आप जिस बेंच पर बैठते हो बेंच। तो सबसे पहले कक्षा कौन सी है? जैसे आप 10th में हो तो 10th आपका कक्षा है। और कक्षक से मतलब क्या है? आप मान लो 10th क्लास में राइट साइड की जो बेंच है, जब उनमें चौथी बेंच पर बैठते हो तो फिर जो आपको पहचानते हैं वो डायरेक्ट चौथी बेंच पर आपको जाकर सर्च करेंगे।
तो ये होता है कक्षक। और बच्चों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो कक्षकों में हम एस, पी, डी और एफ, इन चार कक्षकों के बारे में अधिकांश तक पढ़ते हैं। इनसे आगे भी कक्षक होते हैं लेकिन मोस्टली इन चार के बारे में पढ़ते हैं। तो इस एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इस आधार पर इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा, और इस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अब देखो इसकी संयोजकता देखें तो संयोजकों में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 संयोजकता, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मतलब स्टेबल हो जाएगा, और या ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो देखो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तब इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, ये नाभिक और ये पहली कक्षा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है ये रहा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी बच्चों 1, और इसकी संयोजकता 1 दोनों ही परिभाषाओं के आधार, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन भी 1 है और ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। इसी प्रकार देखो बच्चों हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं 2। अब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, कक्षा भी 1 ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पहले से क्या है परिपूर्ण है। पहली परिभाषा के अनुसार तो हीलियम की संयोजकता कितनी होगी 2, क्योंकि संयोजकों में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार हीलियम क्या है स्थायी है, और जब कोई परमाणु स्थायी है स्टेबल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन की इसमें लेने देने की क्रिया नहीं होगी। उस हिसाब पर इसकी संयोजकता कितनी होगी 0। और बच्चों जिनका अष्टक पूरा होता है, मूल अवस्था में भी जिनका अष्टक पूरा होता है उनको अक्रिय गैसें कहते हैं। अक्रिय मतलब बिना क्रिया करने वाले या जो क्रिया नहीं करते, और अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है 0। तीसरा देख लेते हैं बच्चों लिथियम, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने भर सकते हैं 2, तो ये 2 भर दिए। अब बचे कितना 1, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो हम 8 भर सकते हैं लेकिन अपने पास तो 1 ही है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये पहली कक्षा और ये आपके क्या हो गई संयोजी कक्षा, ये क्या है संयोजी कक्षा। और संयोजी कोष या संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। इस आधार पर पहली परिभाषा के अनुसार संयोजकता कितनी है इसकी 1 है। अब दूसरी परिभाषा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, तो देखो अष्टक नियम के अनुसार यदि अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो कितने चाहिए 7 चाहिए, और अगर त्याग करें तो कितना है 1 त्याग दे। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसकी व्यवस्था क्या होगी, पहली कक्षा रहेगी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल है तो ये स्थायी हो गया। लेकिन अगर मान लो ये ग्रहण करे तो कितना ग्रहण करेगा 7। और बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया में भी ऊर्जा खर्च होती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया में भी ऊर्जा खर्च होती है। तो इसलिए फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसकी त्यागने के आधार पर भी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। तो बच्चों ये थी आपके संयोजकता। और बच्चों संयोजकताओं के आधार पर हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे और रासायनिक यौगिकों के नाम भी लिखना सीखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका नाम, और अगर आपको नाम दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला बनाएंगे। और अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो मैं फिर कह रहा हूं आपके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को देखें, अपने आस पड़ोस के जो 10th के बच्चे हैं उनको भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी कक्षाओं का आनंद ले सके। धन्यवाद, जय हिंद।